प्यारे छात्रों, नमस्कार। हमारे YouTube चैनल ब्राइट फ्यूचर बाय जगत सिंह में आपका स्वागत है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस चैनल को बनाने के पीछे मेरा क्या उद्देश्य है ना। तो प्यारे छात्रों, जब मैं कभी बोर्ड की CBSE की कॉपी चेक करने जाता हूँ, मैं देखता हूँ कि जो हमारे गवर्नमेंट स्कूल के जो बच्चे हैं और पब्लिक स्कूल के जो बच्चे हैं उनके रिजल्ट में काफ़ी अंतर होता है। अर्थात इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं वो ज़्यादा पास होते हैं और उनके मार्क्स और परसेंटेज भी ज़्यादा होता है, जबकि हमारे गवर्नमेंट स्कूल के छात्रों का मार्क्स और परसेंटेज डाउन ही रहता है। अब मैंने इसके पीछे कारण भी खोजने का प्रयास किया। मैंने पाया जब बच्चों से मेरी बातें होती हैं तो हमारे यहाँ के मोस्टली जो बच्चे हैं गरीब परिवारों से आते हैं। कहीं ना कहीं कोई किसी की दुकान पर, कोई अखबार बेचने में काम करता है, कोई दूसरा काम करता है। तो काम करने के बाद बड़ी मुश्किल से विद्यालय आ पाते हैं। उनकी समस्याएं, अब वो रेगुलर पढ़ाई नहीं कर पाते, लोग हमारी कक्षाओं में उनकी रेगुलर हाजिरी नहीं रह पाती। अगर उनको ज़्यादा टाइट किया जाए तो वे पढ़ाई छोड़ देते। अब समस्या ये है, ऐसे छात्रों का हम किस प्रकार से भला कर सकें, किस प्रकार से जो रिजल्ट हमारा डाउन है उसको अब ऊपर लाने का हम प्रयास करें। तो मैंने सोचा कि बच्चों को कोई ऐसा मसाला बना कर दिया जाए, ऐसी वस्तु दी जाए ताकि वो काम करते करते भी पढ़ सके। मेरे मन में आया कि मैं कुछ वीडियो बना करके बच्चों को दे देता हूँ और जिस समय वो काम करते हैं कहीं पर भी तो अपने कान में लीड लगा करके वो सुन सकते हैं, और सुन लेंगे तो हमारे रिजल्ट में सुधार हो जाएगा, बच्चों का भी भला हो जाएगा। अब चूंकि बड़ी जो वीडियो है 1-2 मिनट की, तो हम आराम से एक दूसरे को भेज देते हैं। बड़ी वीडियो भेजने से हमारे जो ना हम अपलोड नहीं कर पाते। उसके लिए एक ही साधन है यूट्यूब, तो उसके लिए मुझे यूट्यूब का सहारा लेना पड़ा। हालांकि यूट्यूब में जाने का मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि मैं इससे कोई धन अर्जित करूं, परंतु बड़ी वीडियो अपलोड करने के लिए एक मजबूरन बस मुझे वहां पर जाना पड़ा। और यदि इससे मुझे कोई आमदनी भी होती है तो मैं वो मानवता के लिए ही खर्च कर दूंगा, ऐसा मैं आपको आश्वासन देता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि मैं भी मेहनत करूं और मेरे साथ साथ छात्र भी मेहनत करें ताकि सरकारी स्कूलों का रिजल्ट अब हो जाए। तो इसके लिए आओ चलो हम सब मिलकर प्रयास करते हैं। आज हम लेसन शुरू करेंगे कक्षा 12 की जो राजनीति विज्ञान की बुक है, पॉलिटिकल साइंस की जो प्रथम बुक है, उसका जो पहला लेसन है, फर्स्ट लेसन है, वो है दो ध्रुवीयता का अंत। दो ध्रुवीयता का अंत, द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। इसका हम पार्ट 1 शुरू करते हैं छात्रों आज। अब इसमें आज इस लेसन में हम क्या क्या चीजें पढ़ेंगे ये भी हमें जानना। पहले से ही अगर हमें पता हो कि हमें क्या क्या पढ़ना है ना, उसका मन बना लें तो हम पढ़ेंगे इसमें सोवियत संघ का विखंडन। दूसरी बात पढ़ेंगे एक ध्रुवीय विश्व। सोवियत संघ के बाद एक ध्रुवीय विश्व कैसे बना। मध्य एशिया का संकट पढ़ेंगे, इसमें पढ़ेंगे अफगानिस्तान, और पढ़ेंगे लोकतांत्रिक राजनीति पढ़ेंगे या राजनीति का लोकतंत्रीकरण पढ़ेंगे, CIS पढ़ेंगे, और 21वीं सदी में अरब स्प्रिंग, अरब क्रांति है ना, को जानेंगे। तो इससे पहले प्यारे छात्रों, अब जब हम कहते हैं दो ध्रुवीयता का अंत, दो ध्रुवीयता का अंत जब समझ में आएगा जब हमें पता लगे कि दो ध्रुवीयता पैदा कैसे हुई, है ना। जब कोई चीज पैदा होती है तभी तो उसका अंत करेंगे। जब हमें यही पता नहीं कि दो ध्रुवीयता के उत्पन्न होने के कारण क्या थे, किस प्रकार से ये पैदा हुई, तभी तो हम इसके बारे में जानेंगे। तो इसके लिए कुछ पॉइंट प्यारे छात्रों हम जान लेते हैं। जैसे हमारा प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध देखिए, हमारे जो संसाधन थे, हर दूसरा देश उसके संसाधनों को हड़पना चाहता है। इन्हीं कारणों से प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। प्रथम विश्व युद्ध हुआ 1914 से 1918 के बीच। द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ 1939 से 1945 के बीच। अब इस समय जो है ना, शीत युद्ध की स्थिति बन गई। अब शीत युद्ध की स्थिति कैसे हुई, या शीत युद्ध की उत्पत्ति कैसे हुई प्यारे छात्रों। द्वितीय विश्व युद्ध
बहुत ही विनाशकारी था, बहुत ही हानिकारक था। उसमें बहुत जान माल का नुकसान हुआ, बहुत संपत्ति का नुकसान हुआ, बहुत सारे लोग मारे गए। अब इसके लिए हम जानते हैं, ठीक है, कि इस समय द्वितीय विश्व युद्ध के गुटों के बारे में जान लेते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के जो गुट है वो दो गुट थे, एक मित्र राष्ट्र है, एक ध्रुवीय राष्ट्र है। मित्र राष्ट्र में बात करें सोवियत संघ, फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका। यहाँ पर ध्यान देने की बात है, अमेरिका, सोवियत संघ दोनों एक ही संगठन में शामिल है। बाद में अलग कैसे होते हैं वही कारण जानना है। यहाँ पर देख रहे हैं सोवियत संघ, फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका ये मुख्य देश हैं। इस संगठन के दूसरे हैं ध्रुवीय राष्ट्र के जापान, जर्मनी और इटली, ये मुख्य देश हैं। अब यहाँ पर क्या करें, है ना, कैसे जाने कि ये जब अमेरिका, सोवियत संघ एक ही मंच पर थे, फिर ये अलग कैसे हुए, ये कारण जानना है। तो द्वितीय विश्व युद्ध हमने जान लिया कि बहुत विनाशकारी था, है ना। इसका जो अंत है अमेरिका के द्वारा हुआ। कब हुआ? 1945 में हुआ। क्या किया अमेरिका ने? जापान के दो नगर थे, कौन कौन से? हिरोशिमा और नागासाकी। हिरोशिमा पर जापान ने 6 अगस्त, हिरोशिमा पर क्या किया? 6 अगस्त 1945 को एक लिटिल बॉय नाम का बम गिरा दिया। उसके 3 दिन बाद ही अमेरिका ने क्या किया? जापान का एक दूसरा शहर था नागासाकी, उस पर 9 अगस्त को एक फैटमैन नाम का बम गिरा दिया। हालांकि लोगों का ये मानना है कि बम गिराना आवश्यक नहीं था, क्योंकि इस युद्ध में जापान उस समय आत्मसमर्पण करने ही वाला था। परंतु अमेरिका का ये कहना है कि हमने विश्व युद्ध को जल्दी समाप्त करने के लिए ऐसा किया। बहरहाल अमेरिका ने जापान के 2 शहरों पर बम गिराए और तबाह कर दिया। अब इसमें अन्य विचारकों ने भी अमेरिका की आलोचना की, साथ ही साथ सोवियत संघ ने भी अमेरिका की आलोचना की। क्योंकि सोवियत संघ अमेरिका के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा, एक ही संगठन में काम कर रहे। परंतु जब इसने बम गिराया, इसकी जो योजना थी, इसने सोवियत संघ को बताया नहीं, इसको अंधेरे में रखा, अर्थात इसको कानों कान भी खबर नहीं होने दी। इस बात से अब ये नाराज होना तो इसका स्वाभाविक है। आपका कोई दोस्त है, आपसे बिना बताए कोई ऐसा बड़ा काम कर जाता, आप उसके साथ चलते, तो नाराज होना स्वाभाविक है। ये इससे सोवियत संघ इस अमेरिका से नाराज हो गया। अमेरिका ने इसको नाराज कर दिया। दूसरी बात एक और हुई कि उस समय बहुत से देश नए आजाद हुए थे। भारत भी तभी आजाद हुआ और अन्य देश भी, बहुत सारे देश उसी समय ब्रिटेन के चंगुल से आजाद हुए थे। उस समय सभी देश अपना अपना विकास करना चाहते थे। अब विकास के जो है 2 मॉडल निकल कर आए। कितने मॉडल निकल कर आए? 2 मॉडल निकल कर आए। एक मॉडल था पूंजीवादी और दूसरा था साम्यवादी या समाजवादी। पूंजीवादी और साम्यवादी या समाजवादी मॉडल था। अब इसमें क्या हुआ, क्योंकि ये तो पूंजीवाद का समर्थन करता है, ये पूंजीवाद का विरोध करता है। अब प्यारे छात्रों, जो पूंजीवादी विचारधारा का समर्थन करने वाले देश थे वो अमेरिका के साथ हो गए, अर्थात पश्चिमी यूरोप के देश अमेरिका के साथ हो गए। जो पश्चिमी खेमा या पश्चिमी संगठन या अमेरिकी संगठन कहलाया। जो पूंजीवाद का विरोध करते थे, समाजवादी साम्यवादी विचारधारा का समर्थन करते थे, अर्थात पूर्वी यूरोप के देश और अन्य देश किसके साथ हो गए? सोवियत संघ के साथ हो गए। और सोवियत संघ एक दूसरा संगठन कहलाया। अब पूरे विश्व में 2 महाशक्तियां हो गई। पूरे विश्व में क्या हो गई? 2 महाशक्तियां हो गई, जो 2 ध्रुवीयता कहलाई। पूरा विश्व 2 ध्रुवों में बट गया, इसलिए हम कहते हैं 2 ध्रुवीयता। अभी आगे की बात नहीं करेंगे, इसलिए हमने नाम दिया 2 ध्रुवीयता। पूरा विश्व 2 हिस्सों में बट गया, 2 ध्रुवों में बट गया, उनके पीछे लग गए, ठीक है। और इस समय का जो समय था वो शीत युद्ध कहलाया। शीत युद्ध कैसा है? शरद युद्ध कैसा है? जिसमें बातों का युद्ध है, विचारों का युद्ध में। इसमें आमने सामने से सेनाएं नहीं लड़ी,
आमने सामने से युद्ध नहीं हुए, छुटपुट घटनाएं हुई। यदि उन सबको नजरअंदाज किया जाए तो कोई बड़ी घटना ऐसी नहीं हुई, आमने सामने की लड़ाई नहीं हुई। हालांकि कल कई ऐसे पॉइंट भी आए जिनका हम अभी जिक्र करेंगे, तो ऐसा लगने लगा कि बिल्कुल युद्ध होने ही वाला है, जैसा 1961 में हुआ। 1971 में भी ऐसी स्थिति बनी भारत पाकिस्तान युद्ध के समय में, कई स्थिति में आपको ऐसी बताऊंगा। तो उस समय ऐसा लगा कि विश्व युद्ध होने वाला है। अभी कुछ समय भी ऐसा लगा जल्दी में ही कि विश्व युद्ध होने वाला है, परंतु स्थिति टल गई। अब शीत युद्ध का अखाड़ा क्वेश्चन आ जाता है, शीत युद्ध का अखाड़ा कौन बना? शीत युद्ध का अखाड़ा जो है, शीत युद्ध से जो सबसे ज्यादा प्रभावित हुए यूरोप के देश हुए। यूरोप के देश, पश्चिमी यूरोप के देश अमेरिका के साथ, पूर्वी यूरोप के देश सोवियत संघ। तो शीत युद्ध का जो अखाड़ा बना वो यूरोप बना। और यूरोप का भी एक देश ऐसा है जो एक देश ही दो हिस्सों में बट गया। जानते हैं उसका नाम? उस देश का नाम है जर्मनी। पश्चिमी जर्मनी पर उसके साथ चला गया अमेरिका के साथ, पूर्वी जर्मनी इसके साथ चला गया सोवियत संघ के साथ। अर्थात बर्लिन जो राजधानी थी, बर्लिन में एक दीवार खड़ी कर दी गई। 1961 में बर्लिन में एक दीवार बनी, दीवार खड़ी कर दी गई। तो इस प्रकार से हमारे दो खेमे बन गए, ठीक है, दो खेमे बन गए। और उस प्रकार से यदि हम बात करें शीत युद्ध का प्रतीक, तो शीत युद्ध के प्रतीक के रूप में कौन जानते हैं? शीत युद्ध के प्रतीक के ऊपर क्वेश्चन आता है तो हम लिखेंगे शीत युद्ध का जो सबसे गर्मजोशी का जो समय था, जो दौर था, वो क्या था? 1961 में बनी बर्लिन की दीवार थी। बर्लिन के बीच में एक दीवार लगा दी गई, जर्मनी में एक दीवार लगा दी गई, है ना, और उस दीवार लगा दी गई और आधे आधे हिस्सों में बढ़ते। इस प्रकार ये शीत युद्ध चला, ठीक है। तो और शीत युद्ध का यदि चरम बिंदु की बात करें तो क्यूबा का मिसाइल संकट भी इसी में आता। जब सोवियत संघ ने सोचा, क्योंकि क्यूबा कहाँ है, क्यूबा को अगर मानचित्र में देखें तो ये जो है अमेरिका के तट पर, अमेरिका के पास ही नजर आता है। परंतु शीत युद्ध में ये कहाँ था? सोवियत संघ के साथ। अब सोवियत संघ को ऐसा लगने लगा कहीं ना कहीं अमेरिका इस पर कब्जा ना कर ले, इसे जबरन अपने में ना मिला ले, तो सोवियत संघ ने क्यूबा में अपनी मिसाइलें लगा दी अपने आप को मजबूत करने के लिए। कुछ दिन तक तो 5-7 दिन तो सही काम चला। 8-7 दिन बाद जब अमेरिका के राष्ट्रपति को पता चला तो उन्होंने जो समुद्र मार्ग से मिसाइलें आ रही थी वहां पर अपने जंगी बेड़े बीच में लगा दिए, रास्ते को रोक दिया। अब दोनों तरफ से आप सेनाएं आमने सामने आ गई और पूरे विश्व को ऐसा लगने लगा कि अब तो विश्व युद्ध होकर ही रहेगा। परंतु क्यों इसने सोवियत संघ ने कहा, यदि अमेरिका ऐसा आश्वासन दे कि क्यूबा पर हमला नहीं करेगा तो हम यहाँ से अपने मिसाइल हटा देते हैं। अमेरिका ने भी यहाँ पर अच्छा रेस्पॉन्स दिया। उसने कहा हमारा क्यूबा पर हमला या आक्रमण करने का कोई इरादा ही नहीं है। तो सेना यहाँ से मिसाइलें हटा ली, अमेरिका ने सेना हटा ली। इस प्रकार से ये जो विश्व के सामने संकट आने वाला था विश्व युद्ध का, या इसका जो चरम बिंदु था, ये टल गया। अब यदि बात करते हैं शीत युद्ध की जो प्रतीक के रूप में जानी जाती है, वो क्या है? बर्लिन की दीवार। मैंने अभी भी बताया था 1961 में बर्लिन में एक दीवार खड़ी कर दी गई। आधे लोग इधर, जैसे घरों में बंटवारा हो जाता है, ठीक इसी प्रकार से बंटवारा कर दिया गया। 9 नवंबर 1989 को लोग देखते थे, दीवार के ऊपर से झांकते थे। पूर्वी जर्मनी के लोग देखते थे, पश्चिमी जर्मनी के लोग पैंट पहनते, चमचमाती गाड़ियों में रहते हैं। उनका डेवलपमेंट ज्यादा होता जा रहा, हम कहीं ना कहीं पिछड़ते जा रहे हैं, जबकि हम एक ही देश के नागरिक हैं। अतः उन्होंने 9 नवंबर 1989 को, किसने? पूर्वी जर्मनी के जो लोग थे, उन्होंने जो जर्मनी की दीवार थी, बर्लिन की दीवार थी, उसको तोड़ दिया। इस प्रकार से यदि क्वेश्चन आ जाए बर्लिन का एकीकरण, बर्लिन का एकीकरण कब हुआ छात्रों? बर्लिन का एकीकरण 9 नवंबर 1989 को हुआ, है ना? किसके द्वारा हुआ? पूर्वी जर्मनी की जनता के द्वारा उस दीवार को तोड़ा गया।
ठीक है, हम जान गए, शीत युद्ध का चरम बिंदु जान गए, है ना, क्यूबा मिसाइल संकट जान गए, ठीक है, शीत युद्ध का प्रतीक जान गए, ठीक है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं थोड़ी सी दो ध्रुवीयता को चुनौती। तो ध्रुवीयता को चुनौती किसने दी? गुटनिरपेक्ष देशों ने दी। ये गुटनिरपेक्ष देश कौन है, क्या चाहते हैं, इनकी बात भी कर लेते हैं। देखिए, अब जैसे भारत जैसे बहुत से ऐसे देश थे जो 45, 47, 48 के आसपास ही आजाद हुए थे। अगर ये देश इन दोनों संगठनों में किसी एक संगठन में शामिल हो जाते तो उनके पिछलग्गू बन जाते। भारत को तो ये भी भारत की सोच तो ऐसी भी थी, ऐसी भी सोचते थे कि कहीं अभी तो आजाद हुए, कहीं हमारी आजादी का सारा महत्व ना चला जाए, हम किसी देश के पीछे लग गए, उसके पिछलग्गू बन गए तो फिर हम अपनी मर्जी का काम नहीं कर पाएंगे, हम उसके पिछलग्गू बनकर ही रह जाएंगे, अर्थात भारत का विकास रुक जाएगा। तो भारत के उस समय के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने सोचा कि हम ऐसा करते हैं, उनके साथ और कई नेता मिले, ऐसा सोचते हैं कि हम इन देशों से अलग रहने का प्रयास करते हैं, है ना। जैसे एक दोहा है कबीरदास का, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। तो इसी प्रकार की उस समय नेहरू जी ने नीति अपनाई और भारत ने सब देशों को गुटनिरपेक्षता की राह दिखाई। गुटनिरपेक्षता से हमें क्या फायदा हुआ कि हमने सोचा यदि सोवियत संघ से जरूरत पड़ेगी उससे भी मदद ले लेंगे, और यदि अमेरिका से मदद जरूरत पड़ेगी उससे मदद ले लेंगे। यदि हम एक देश के पीछे लग जाते हैं तो दूसरे देश के स्वतः ही दुश्मन बन जाते हैं। तो किसी के ना दुश्मन बनते हैं ना दोस्त बनते हैं, जिससे जरूरत पड़ी उससे मदद ली और भारत का विकास करने की सोच, भारत का ज्यादा से ज्यादा विकास हो इसके लिए हमने सोचा। और इसी गुटनिरपेक्षता के संदर्भ में एक पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन जो हुआ 1961 में बेलग्रेड में हुआ। शुरू में 5-7 देशों ने हिस्सा लिया, बाद में इसमें 120-130 देश मिलते चले गए और ये गुटनिरपेक्ष देशों की संख्या बढ़ती चली गई। तो ये गुटनिरपेक्षता आज आपने जान लिया अच्छी तरह से। अब बात करते हैं हम सोवियत संघ के विघटन। अब बात करेंगे, मुख्य बात पर आते हैं जो हमारा लेसन है आज, सोवियत संघ, है ना। दो ध्रुवीयता का अंत कैसे हुआ, इसके लिए क्वेश्चन आता है। इसके लिए बड़ी अच्छी सी बात है, अरे दो ध्रुव थे, एक विखंडित हो गया या एक खंड हो गया, दूसरे का वर्चस्व कायम हो गया। भाई दो आदमी हैं, एक मर गया एक समाप्त हो गया तो दूसरे की दादागिरी भी बरकरार रहेगी। ऐसे ही जब हमारा एक संगठन है सोवियत संगठन, सोवियत संघ, उसका विखंडन हो गया, बिखर गया, विघटन हो गया, तो फिर पूरा विश्व एक ध्रुवीय में हो गया। अब ये जानना जरूरी है कि सोवियत संघ का विघटन कैसे हुआ, है ना। सोवियत संघ का विघटन कैसे हुआ ये भी जानना जरूरी है। सोवियत संघ का विघटन 25 दिसंबर 1991 को हुआ। 25 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ का विघटन हुआ। इसके बारे में अभी आगे बताऊंगा मैं। इससे पहले जान लेते हैं सोवियत संघ का जन्म कैसे हुआ, इसकी व्यवस्था कैसी थी, इसकी प्रणाली कैसी थी, है ना। विघटन से पहले ये जान लेते हैं कि सोवियत संघ का जन्म, व्यवस्था और प्रणाली कैसी थी। तो यहाँ पर छात्रों, दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा कि 1917 की रूसी बोल्शेविक क्रांति के बाद ही समाजवादी सोवियत संघ गणराज्य, जिसको यूएसएसआर के नाम से भी जाना जाता, सोवियत संघ गणराज्य यूएसएसआर अस्तित्व में आया। कब आया? 1917 के बाद आया। रूसी बोल्शेविक क्रांति के बाद आया। कौन सी समाजवादी विचारधारा से था? सोवियत गणराज्य, है ना। सोवियत गणराज्य का मतलब है राज्यों का गठन, संगठन अस्तित्व में आया। अर्थात सोवियत प्रणाली कैसी थी? समाजवाद के आदर्शों से प्रभावित थी और समता मूलक समाज से प्रेरित थी।
अर्थात एक समता समानता के आधार पर समाज का निर्माण करना चाहती थी। भारत भी इससे काफी प्रभावित हुआ। यह प्रणाली केंद्रीयकृत योजना चाहती थी, राज्य के नियंत्रण पर आधारित थी। अर्थात जो अर्थव्यवस्था थी वो राज्य के कंट्रोल में थी, राज्य की मुट्ठी में थी, राज्य के नियंत्रण पर आधारित थी, अर्थात राज्य की उस पर पकड़ थी। ठीक है, यह संस्था क्या चाहती थी? निजी संपत्ति का विरोध करती थी। आजकल जो निजीकरण हो रहा है, भारत में भी निजीकरण हो रहा, इसका विरोध करती थी, अर्थात निजीकरण को समाप्त करना चाहती थी और समाजवादी साम्यवादी व्यवस्था को लाना चाहती थी। ऐसी थी हमारी सोवियत व्यवस्था, सोवियत संघ की व्यवस्था या ऐसे प्रणाली। प्यारे छात्रों, एक क्वेश्चन बहुत बार आता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सोवियत प्रणाली की विशेषताएं। सोवियत प्रणाली की विशेषताएं अक्सर आता है क्वेश्चन। 90% चांस है इस बार। अब जो आप 24 में परीक्षा देंगे 90% से ज्यादा इसके चांस हैं, देख लेना। तो ये कैसी व्यवस्था? सोवियत प्रणाली की यदि हम विशेषताओं की बात करें, सोवियत संघ की जो प्रणाली है ये किसका है? पूंजीवाद का विरोध करती है। जो पूंजीवाद है उसका पूर्ण रूप से विरोध करती थी और समाजवाद के आदर्शों से प्रेरित थी, समाजवाद लाना चाहती थी। इसकी जो व्यवस्था है नियोजित अर्थव्यवस्था थी। नियोजित है समय को बांट करके, नियोजन करके, है ना, काम करने से। भारत में जो पंचवर्षीय योजनाएं बनी वो इसी के आधार पर बनी कि 5-5 साल के अंतर से समय को बांट लिया। ये जो हमने लिया है सोवियत प्रणाली से किया। तो ये कैसी थी? नियोजित अर्थव्यवस्था थी। और यहाँ की एक पार्टी थी कम्युनिस्ट पार्टी, उसका पूरी सत्ता पर दबदबा, कंट्रोल था या उसकी पकड़ थी। और क्या था प्यारे छात्रों? यहाँ का जो जीवन स्तर है, जो न्यूनतम जीवन स्तर की सुविधाएं हैं वो सभी लोगों को अनिवार्य थी, सभी लोगों को मिली हुई थी। यदि रोजगार की बात करें तो यहाँ सभी लोगों के पास रोजगार था, बेरोजगारी बिल्कुल नहीं थी। यहाँ की संचार प्रणाली की बात करें तो यहाँ की जो संचार प्रणाली है उन्नत किस्म की, वेरी डेवलप्ड, है ना, संचार प्रणाली थी। और यहाँ पर मिल्कियत की बात करें तो मालिकियत या जो मालिकाना हक है वो राज्य का था, राज्य का पूरी अर्थव्यवस्था पर कंट्रोल था। जो भी उत्पादन था वो सब राज्य के नियंत्रण में था, है ना। जो भी सोवियत संघ में उत्पादन होता था वो सब राज्य की मुट्ठी में था, राज्य के नियंत्रण में था। प्यारे छात्रों, मैंने यहाँ पर लिखा, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, बच्चे गुमराह हो जाते हैं, है ना। अक्सर मुझसे क्लास में पूछते हैं बच्चे, पहली दुनिया, दूसरी दुनिया, तीसरी दुनिया क्या है ना। तो हम एलियन की बात नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं शीत युद्ध के समय की बात कर रहे हैं। शीत युद्ध के समय पहली दुनिया या पश्चिमी खेमा के नाम से कभी कभी क्वेश्चन आ जाता, कभी पश्चिमी संगठन के नाम से क्वेश्चन आ जाता। क्वेश्चन वही है, पॉलिटिकल में क्वेश्चन किताब के अंदर से आता है, परंतु क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है, भाषा है, उसे जरा सा घुमा दिया जाए तो बच्चे घूम जाते हैं। वो कहते हैं सर किताब आउट ऑफ सिलेबस पेपर था। ऐसा नहीं होता है, पेपर सारा बुक के अंदर से ही आएगा, एनसीईआरटी के अंदर से ही आएगा, जो हमारा सिलेबस डाल रखा, नेट पर डाल रखा उसी के अंदर से आएगा। परंतु क्वेश्चन की जो भाषा है जरा सी घुमा दी जाए तो बच्चे घूम जाते हैं। तो हम पहली दुनिया की बात करें, अमेरिका के संगठन, अमेरिका के साथ वाले जो देश हैं, पश्चिमी खेमे के देश, पश्चिमी यूरोप के देश, पश्चिमी संगठन के देश, यह क्या कहलाए? पहली दुनिया। पहली दुनिया क्लियर हो गया। दूसरी बात करते हैं दूसरी दुनिया, पूर्वी यूरोप के देश, पूर्वी संगठन के देश, सोवियत संघ के साथ वाले देश, है ना, ये क्या कहलाए? दूसरी दुनिया के नाम से जाने जाते हैं। या इसे पूंजीवादी और इसे साम्यवादी खेमा भी कह सकते हैं। इसे पूंजीवादी खेमा, इसे साम्यवादी खेमा भी कह सकते हैं। तीसरी बात है, तीसरी दुनिया को देख, कुछ देश ऐसे थे ना इस संगठन में थे ना इस संगठन में थे। वो कौन से कहलाए? उसके लिए मैंने भी एक नाम दिया था, गुटनिरपेक्ष देश का। जो गुटनिरपेक्ष देश थे, ना इसके साथ काम कर रहे थे ना इसके साथ काम कर रहे थे।
जिसमें भारत, मिस्र और कई देश थे, है ना, वो क्या कहलाए, तीसरी दुनिया के देश कहलाए। तो ये बात आज आपने जान ली, पहली दुनिया, दूसरी दुनिया, तीसरी। अब जब बात करते हैं सोवियत संघ के विखंडन की या दो ध्रुवीयता के अंत की, इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं वो है मिखाइल गोर्बाचेव। मिखाइल गोर्बाचेव ने ऐसा क्या कर दिया जो ये है ना, जो ये चर्चा में आ गए। और या कहा जाए तो मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति। सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति का नाम पूछा जाए तो वहां पर हम मिखाइल गोर्बाचेव का नाम लेंगे। तो ऐसा क्या कर दिया मिखाइल गोर्बाचेव, जबकि ये उदारवादी थे, सुधार चाहते थे, इसके बावजूद भी ऐसा क्या हुआ, ये जानना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है मिखाइल गोर्बाचेव को जानना। 1980 के दशक में मिखाइल गोर्बाचेव जी ने क्या किया कि वो राजनीतिक सुधार चाहते थे, राजनीतिक सुधारों और लोकतांत्रिकरण को अपनाया। उन्होंने लोकतांत्रिकरण अपनाया, राजनीति में सुधार करने चाहे, क्योंकि वहां पर जो उसका कम्युनिस्ट पार्टी का दबदबा था, उसकी वजह से लोग ज्यादा परेशान होते थे, इसलिए उन्होंने एक पार्टी की सत्ता से राजनीतिक सुधारों की तरफ ले जाना चाहते थे। तो उन्होंने प्रेस्ट्रोइका, जिसको पुनर्रचना के नाम से जाना जाता है, दोबारा रचना, या ग्लासनोस्ट, जिसको हम खुलेपन की नीति के नाम से जानते हैं, उन्होंने दो नीतियां चलाई। कौन सी? प्रेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट। पुनर्रचना या खुलापन के नाम से आर्थिक सुधार लागू किए। जनता सोवियत प्रणाली से त्रस्त आ गई थी, तंग आ गई थी, बिल्कुल। जो सुधार गोर्बाचेव ने किए वो सुधार उसको ज्यादा पसंद नहीं, अर्थात जनता उन सुधारों से और अधिक ज्यादा चाहती, इसलिए अपने आप को इस संगठन से स्वतंत्र रखना चाहती, स्वतंत्र होना चाहती थी। तंग आ गई विचारधारा से, क्योंकि वहां एक ही पार्टी का दबदबा चल रहा है ना। हालांकि सोवियत संघ ने गोर्बाचेव जी ने, मिखाइल गोर्बाचेव जी ने काफी सुधार किए, है ना, परंतु जनता ज्यादा चाहती थी। उसकी ज्यादा चाहत के कारण उन्हें मिखाइल गोर्बाचेव जी के ये विचार कुछ ज्यादा नहीं आए, और क्या किया, सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा। सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा कैसे हुई, कब हुई, इस पर भी चर्चा करेंगे। क्या हुआ, 25 दिसंबर 1951 को, मैंने ऊपर ही बताया था, है ना, 25 दिसंबर 1991 को क्या किया, सोवियत संघ का विघटन, है ना, हो गया। तो 25 दिसंबर 1951 को क्या किया, बोरिस येल्सिन एक नए नेता के रूप में उभरे। बोरिस येल्सिन जो कभी इनकी ही सरकार में शामिल थे, है ना, बोरिस येल्सिन के नेतृत्व में क्या किया, पूर्वी यूरोप के देशों ने, पूर्वी यूरोप के देश मिल गए, और रूस, बेलारूस, यूक्रेन ने क्या किया, अपने आप को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में घोषित कर दिया, अर्थात अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। इसका मतलब है कि सोवियत संघ के, जो सोवियत संघ में शामिल थे, सोवियत संघ से अलग हो गए, तो क्या हो गया, सोवियत संघ का विघटन हो गया। जो एक संगठन बना हुआ था उसकी समाप्ति हो गई। इस प्रकार से सोवियत संघ का विघटन हो गया। प्यारे छात्रों, विघटन के बाद क्या हुआ, एक ध्रुवीय विश्व कायम हो गया। पूरे विश्व में अमेरिका की दादागिरी या वर्चस्व या चौधराहट, जो शब्द आपको अच्छा लगे, तो कायम हो गया, और सब जगह अमेरिका ने अपनी चलानी शुरू कर दी। ठीक है, अब देखिए, अब ऐसे इसके बारे में, ऐसे देश पर कैसे नकेल की जाए वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, कैसे उसको कंट्रोल किया जाए वो जानेंगे। अब इसके जान लेते हैं हम CIS। CIS का मतलब है कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट, सही है ना, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट, है ना, और इसको कहते हैं राष्ट्रकुल। 15 देशों का एक संगठन बना, है ना, संयुक्त राष्ट्र इसका जो बना, ये है कॉमनवेल्थ इंडिपेंडेंस, 15 राष्ट्रों का राष्ट्रकुल बना, और इसे कब बना, 22 जनवरी 1993 को, है ना,
22 जनवरी 1993 को 15 देशों का 15 देशों ने मिलकर एक संगठन बनाया। जो संगठन क्या कहलाया? कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट कहलाया। ठीक है, स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रकुल कहलाया। ठीक है, और ये क्या किया इसमें सोवियत संघ के, जो सोवियत संघ में पहले से शामिल थे वो देश थे, तो यह सोवियत संघ के पूर्व राष्ट्रों के बीच स्थापित अंतर सरकारी संगठन कहलाया। और ये संगठन क्या है? ये एक ऐसा संगठन है जो अपने देशों के बीच, इसमें जो 15 देश शामिल हैं, इन देशों के बीच व्यापार, आपस में 15 देशों के बीच में व्यापार होता रहे, श्रम का आना जाना होता रहे, वस्तुओं का आना जाना होता रहे, है ना, अर्थात बिना रोक टोक के ये सब चलता रहे। ये इस राष्ट्र, है ना, राष्ट्र को देशों का जो संगठन था, स्वतंत्र राष्ट्रों का, इसका जो संगठन था, इसका उद्देश्य था कि अपने बीच में व्यापार बना रहे, है ना, श्रम वस्तुओं की आवाजाही बनी रहे। इन सब को बातों को ध्यान में रखकर हमने ये संगठन बनाया। तो आज की वीडियो में प्यारे छात्रों इतना ही, है ना। दूसरी वीडियो में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।